से आपकी परीक्षा आएगी। आज का जो वीडियो है बच्चों, वो बीए सेकेंड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें उनकी काव्य मंजरी आती है, उस काव्य मंजरी से संबंधित मैं ये वीडियो बना रही हूँ। काव्य मंजरी जो इनके संपादक डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी हैं। आपका एक प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि काव्य मंजरी के संपादक कौन हैं, किसने संपादन किया। तो आप उत्तर में जो विकल्प होंगे, 4 विकल्प, उन 4 विकल्पों में कहीं ना कहीं डॉक्टर मुन्ना तिवारी होगा। आप उसको टिक करके आएंगे। काव्य मंजरी में सबसे पहले जो आपके कवि का परिचय आता है वो है आपका हमारे राष्ट्रीय कवि और पड़ोसी श्री मैथिली शरण गुप्त जी का। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय दिया है उसमें। तो आज मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कराऊंगी और उनका साहित्यिक परिचय से भी आपके परिचय कराऊंगी, और आपके पाठ्यक्रम में जो उन्होंने कविता लिखी है उस कविता से संबंधित प्रश्नों को भी कराऊंगी। लेकिन ये सभी मेरे द्वारा बोले गए होंगे और आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी चूँकि राष्ट्र कवि कहलाते हैं और ये चिरगांव के रहने वाले हैं, निश्चित रूप से इससे 2-3 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में तो लगा हुआ है, लेकिन आएंगे जरूर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपका कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि इनका जन्म 1943 सन 1943 के चिरगांव में हुआ था। इनका जन्म 1943 संवत है बच्चों, सन बोल गई हूँ मैं, सन नहीं लिखना है आपको। संवत 1943 1943 चिरगांव में हुआ था और चिरगांव जिला झांसी में स्थित है। दूसरा प्रश्न आपका ये आ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है। तो आप इसके उत्तर में जो ऑप्शन दिए होंगे छोटे छोटे से, उसमें अवश्य इस तरह की बात कही होगी। क्योंकि उनका काव्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। उन्होंने जो अपना काव्य लिखा वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता को जोड़ने के लिए था। देश के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करने के लिए था। कहने का तात्पर्य राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत उनका काव्य है, इसलिए उनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अब मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ ये आवश्यक नहीं है कि वो शब्द आपके वही लिख करके पूछे जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा इसका कि अगर राष्ट्र कवि के रूप में आते हैं कि कौन, ये भी हो सकता है कि आपके 4 ऑप्शन दिए हों और उन चारों ऑप्शनों नीचे विकल्प दिए हों और ऊपर लिखा हो कि इनमें से राष्ट्रीय कवि कौन है। तो आप राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को भी टिक कर दीजिएगा। वो तो डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न किस प्रकार से आएगा और आपको उत्तर किस प्रकार से देना है। इस वीडियो को सुन करके आपको प्रश्न के उत्तर देने में थोड़ी सहायता अवश्य मिल जाएगी। और इनके बारे में प्रश्न एक और महत्वपूर्ण बनता है, वो ये कि मैथिली शरण गुप्त जी ने किसके संपर्क में आकर के अपने काव्य सृजन की प्रेरणा मिली, उनको किसके संपर्क में आए जब उन्हें काव्य सृजन की प्रेरणा मिली। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो इनके गुरु रहे हैं। ये मैंने आपको अपनी कक्षा में बताया ही था। इसके अतिरिक्त जो इनका जो काव्य है वो काव्य जो इतिहास है, हमारा भारतीय इतिहास, संस्कृति से लिया गया काव्य। आपने इसके पहले आपके पाठ्यक्रम में यशोधरा चलता था, जो भगवान बुद्ध की पत्नी रही है, उनसे संबंधित है। यशोधरा है, साकेत है, पंचवटी है, और भी इनके अनेकों अनेक काव्य हैं जो इन्होंने भारतीय संस्कृति से लिए हैं। और इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं वो दो प्रकार से हमें मिलती हैं, एक मौलिक और दूसरी संस्कृत बंगला से अनुवादित, जो बंगला भाषा में थी वो अनुवादित मिलती है हमें। तो इनके जो प्रकाशित साहित्य हैं हम इस पे नज़र डालें। मुख्य इसका एक प्रश्न जरूर आएगा कि कौन कौन से इनकी रचनाओं को तो आपको याद करना ही है। इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग,
ठीक है बच्चों। रंग में भंग, जयद्रथ वध, पद्य प्रबंध, भारत भारती मुख्य इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। रंग में भंग इम्पोर्टेंट है। शकुंतला चित्रावली, वैतालिक, किसान, अनय, पंचवटी, ये सब मुख्य हैं। ये सब आपको याद करनी है। स्वदेश संगीत, गुरु तेग बहादुर, हिंदू शक्ति, सैरंध्री, वन वैभव, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, विकट भट्ट, मौर्य विजय, मंगल घट, विपथगा और गुरुकुल आदि इनके काव्य संग्रह है। इसमें से जो मुख्य है वो आपका रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी और आपका आएगा द्वापर, विकट भट्ट और मौर्य विजय। इसके अतिरिक्त तो गुरुकुल को भी पूछा जा सकता है। ये आपकी रचनाएं हैं जिनको आपको लेकर के चलना है, सभी रचनाओं को देखना है। और इनकी और रचनाएं जो बंगला से हिंदी में अनुवादित की गई हैं वो रचनाएं हैं विरहिणी, वीरांगना, मेघनाद वध और प्लासी का युद्ध। कुछ इनकी रचनाएं संस्कृत से भी अनुदित हुई है। जो इनकी रचना है वो महाकवि भास है, उनकी स्वप्नवास वदत्ता है, अनग और चंद्रहास और तिलोत्तमा गुप्त जी द्वारा रचित पद्य नाटक है। उन्होंने महाकवि भास के जो नाटक है उन नाटकों को इन्होंने अपने हिंदी में अनुदित किया। और ये तो हुई बात अभी आपके महर्षि शरण गुप्त जी के साहित्यिक परिचय की, जिससे मैंने आपको परिचय कराया। जो और आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक से ले लीजिएगा, देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर भी किसी बच्चे के पास पुस्तक नहीं है और किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो उसकी परेशानी को कम करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और दूसरी, आपके पाठ्यक्रम में जो कविता आती है महर्षि शरण गुप्त जी की, उसका नाम है मनुष्यता। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता कि आपके पाठ्यक्रम में महर्षि शरण गुप्त जी की कौन सी कविता संकलित है, तो इसका उत्तर आप देंगे मनुष्यता संकलित है। अब मनुष्यता की बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मनुष्यता नामक कविता का क्या भाव है या क्या सारांश है। आप कह सकते हैं कि मनुष्यता मनुष्य के विषय में, मानव धर्म के विषय में बताने वाली कविता है, यानी मानव धर्म के विषय में इन्होंने इस कविता में बताया है। क्योंकि वो कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। वो कह रहे हैं कि ये विचार लो, मृत्यु तो निश्चित ही है। आज जो संसार में जन्मता है, जो जन्म लेता है, वो एक बार वो निश्चित रूप से मरण को भी प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि महर्षि शरण गुप्त जी की आपको मृत्यु से क्यों डरना है, आपने जन्म लिया तो आप जब संसार में आए तो संसार से जाएंगे भी। वो कहते हैं मरना तो है ही है एक दिन। तो वो कैसे कहते हैं कि मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। मृत्यु तो सबको आनी है, परंतु ऐसी मृत्यु आए, ऐसा कर्म करो कि आपके मरने के बाद आपको याद किया जाए। तो अच्छे कर्म की ओर अग्रेसित करती ये कविता है। महर्षि शरण गुप्त जी का कथन है कि अपना अच्छा कर्म करो, जिससे जो है सभी आपको मरणोपरांत याद करें। इस प्रकार की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और ब्रिटिशों की उस समय गुलामी चल रही थी, जिस समय महर्षि शरण गुप्त जी ये कविता लिख रहे थे। तो उनकी गुलामी से त्रस्त होकर के जो भारतीय जनता, जो आलसी कहना चाहिए या अकर्मण्य तो नहीं कह सकते, परंतु ये कि वो उतनी उनमें जागरूक का भाव नहीं था और वो कुछ निराश सी जनता से थी। तो महाकवि महर्षि शरण गुप्त ने अपने काव्य के द्वारा जनता में एक नव स्फूर्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना, राष्ट्रीय एकता, इन सभी को लिए हुए अपने काव्य को सृजित किया और लोगों को प्रेरित किया कि आओ हम सब मिलकर विचारें सभी, आओ हम सब मिलकर विचारें अभी, और क्या हमें करना है, आगे देखना है
उन्होंने भारत भारती में भी ये बात कही है कि हमें अभी बहुत इस पर विचार करना है कि अभी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है वो मानवता से परे तो है ही है, राष्ट्रीय एकता से भी परे है। इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, इन्होंने किस प्रकार की कविताएं लिखी, इनका साहित्य कौन कौन से, इन सब चीज़ों को आपको स्मरण रखना है। आपके जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों की, आपको जब भी आपको परीक्षा हॉल में बैठ करके प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। इसके बाद आपको प्रश्न ही नहीं पढ़ना है, उसके चारों विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ना है, उसे समझना है। जब आप प्रश्न को जब तक अच्छी तरह समझ न लें तब तक आप पेंसिल या पेन उठाकर टिक ना करें, और जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक आप अपना जो गोला है OMR शीट का उसको फिल ना करें, क्योंकि गोला एक बार फिल हो जाएगा तो आपका वही उत्तर मान लिया जाएगा। हाँ, और दूसरी गलती ये ना करें कि आपको फिर याद आ जाए कि अरे इसका उत्तर ये नहीं था, इसका उत्तर ये था, और आपने दूसरा गोला भी भर दिया। तो उससे क्या होगा, जो आपने दूसरा गोला भरा तो उस प्रश्न को आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, व्हाइटनर ना लगाएं, और जब बिल्कुल फाइनल हो जाए, निश्चिंत हो जाए, पहले आप कॉपी में टिक करिएगा, इसके बाद ही OMR शीट को आपको भरना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आपको जैसी आवश्यकता हो आप मुझे सूचित करें मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और यदि अपने विषय से संबंधित और आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं आपके लिए अगला वीडियो बना के तैयार करूँ। शुभकामनाएं मेरी आपके साथ। धन्यवाद।